जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी यार। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो मैं अर्जुन सिंह राठौड़ गाइस वेलकम करता हूं आपका आज के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन है वो है इंग्लिश एसबीआई क्लर्क को हम टारगेट करते हुए 2021 एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए हम इंग्लिश के लिए मिक्स क्विज लेकर आए हैं जिसका आज डे 2 है। और इससे पहले हमारे फ्रेज रिप्लेसमेंट के लगातार 10 सेशन हमने किए थे जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए नॉट फॉर ओनली फॉर एसबीआई क्लर्क 2021 आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ, ठीक है। और इनका लेवल जो है, अभी हमारे सामने एक एग्जाम है एसबीआई क्लर्क, इसलिए हम टारगेट उसको कर रहे हैं। बाकी आप ये मानकर चलिएगा ये जितना भी लेवल है ये सारा का सारा आपके मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस इसके अंदर हर पैटर्न पे आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। तो आज हमारा गाइज मिक्स क्विज इंग्लिश का डे 2 है। इसका जो आप लोगों को डेली जो पीडीएफ है वो क्लास की आप लोगों को इवनिंग में मिल जाती है, लगभग 7 बजे के आसपास। उस पीडीएफ को आप लोग करें और उस पीडीएफ का सॉल्यूशन जो है डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, वो आप लोगों को नेक्स्ट डे बताया जाता है। जैसे आज की जो क्लास है इसका पीडीएफ आपको कल मिल चुका है, कंप्लीट है। और इनसे आप जो नई चीजें आपको सीखने को मिल रही है या कोई बेसिक स्टूडेंट है तो वो नोटबुक में नोट डाउन जरूर करा करे। और सेशन अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो बिल्कुल आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन नॉट इन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में नहीं। एंड तक देखो, इसको ज्यादा लंबा सेशन नहीं होता, लगभग 30 मिनट का सेशन होता है। एंड तक देखो, चीजों को समझो, फिर अगर आपको लगे कि अगर वास्तव में क्वालिटी कंटेंट है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइएगा ताकि मैं जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वो बहुत से बच्चों तक जा सके और सभी का सिलेक्शन हो ऑलमोस्ट। तो चलिए गाइस देखते हैं हम ये जो सेशन है ये आज हमारा मिक्स क्विज का डे 2 है। और डेली ये जो क्लास होती है ये इवनिंग में 4:45 पे होती है, 4:45, 4:45 बजे, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों को 10 क्वेश्चन मैं हमेशा देता हूँ। क्विज जो होती है 10 क्वेश्चंस की होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम करेंगे, उससे पहले हम लोग इसकी डायरेक्शन को बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज कही है कि किसी भी क्वेश्चन की डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ा करो ताकि उसका ट्विस्ट आपको समझ में आए। ओके, तो डायरेक्शन हमारे को कहती है गाइज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दो क्वेश्चन के लिए ही ये डायरेक्शन है। ये कहते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन अलोंग विद इट्स यूज इन सेंटेंसेज गिवन इन द ऑप्शन। नीचे आपको एक वर्ड दिया हुआ है जिसके नीचे आपको सेंटेंसेज दिए हुए हैं। उन सेंटेंसेज में इस वर्ड का यूज किया गया है। चूज द ऑप्शन इन विच द यूज ऑफ द गिवन वर्ड इज कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, आपको वो ऑप्शन चूज करना है ए बी सी डी में से जिसके अंदर इस वर्ड का यूज कॉन्टेक्चुअली भी और साथ ही साथ ग्रामेटिकल भी करेक्ट दिया हो। और जहां ग्रामर आ जाता है उसमें ग्रामर का भी रोल देखना है, सेंस बेस भी देखना है हमारे को। तो सबसे पहला वर्ड है गाइज हमारा सजेस्ट। सजेस्ट वर्ड के बारे में आप बहुत अच्छे खासे तरीके से जानते हो। अब देखते हैं हम इसके अंदर। तो सबसे पहला ये कह रहा है ए में, द मिनिस्टर स्टेब्लिश्ड अ कमीशन। मिनिस्टर ने एक कमीशन, एक आयोग को स्टेब्लिश किया टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स इन द एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट्स करने के लिए सजेशन दे सके। तो गाइज यहाँ टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये क्या होता है आपके इन्फिनेटिव होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ एस लग रहा है वर्ब में, तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। जब एस या एस लगता है तो ये हमारा गलत होता है। मतलब फर्स्ट के अंदर ये क्या है, यहाँ पर आपके रॉन्ग निकल कर आता है। सेकंड में बात करूं तो बी में कहता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सजेस्ट दैट रिकवरी इज ऑन द वे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है ये पूरा का पूरा एक आपके नाउन हुआ, और नाउन कैसा हुआ? प्लूरल, क्योंकि इंडिकेटर्स लग रहा है। तो सजेस्ट यहाँ पर कैसी वर्ब निकल कर आ रही है गाइज? प्लूरल वर्ब, क्योंकि हर वो वर्ब जिसके अंदर एस या एस नहीं लगता या वर्ब का जो मूल रूप होता है वो हमेशा क्या होता है आपके? प्लूरल होती है। जैसे प्ले है, ये प्लूरल वर्ब है, अगर मैंने इसमें एस लगा दिया, प्लेज कर दिया, तो ये सिंगुलर हो चुकी है। तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, मतलब अपनी जगह ये क्या है? राइट है। लेकिन हम और भी ऑप्शन चेक करेंगे तो मतलब यहाँ पर सजेस्ट, हमें और सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में हमारे को पूरा नहीं पढ़ना है, हमारे को सिर्फ ये देखना है कि जो चीज पूछी गई है उसका जवाब मिलना चाहिए। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब अपनी जगह क्या होता है? राइट होता है। और सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट है, अपनी जगह राइट है। अब देखते हैं थर्ड। ये कहता है द कंसल्टेंट हु सजेस्टिंग
अब कंसल्टेंट के बाद जस्ट आपके विदाउट ईजेएमआर अगर सजेस्टिंग आ रहा है तो पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बन रही, तो ये गलत होता है सेंटेंस। और नंबर डी कहता है इन 1782 ही प्रिपेयर्ड एन एलाबोरेट रिपोर्ट, ठीक है, ऑन द कॉइनेज सजेस्ट। अब यहां पर मैं अगर बात करूं गाइस तो 1782 जो है ये पास्ट की बात कर रहा है, जबकि सजेस्ट किस में आ रहा है, आपके प्रेजेंट फॉर्म में आ रहा है। तो ये भी आपके क्या होता है, रॉन्ग होता है। यहाँ होना चाहिए सजेस्टेड, क्या होना चाहिए यहाँ पर, सजेस्टेड। तो अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का आंसर क्या निकल कर आता है, बी निकल कर आता है, क्योंकि बी के अंदर जो है ये ग्रामेटिकल भी सही आ रहा है और कॉन्टेक्चुअली भी सही यूज किया जा रहा है। तो समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से। ओके, और अपने जो डाउट्स है उनको आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा, किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट आप लोगों को होता है तो। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है वर्ड है नेविगेट। क्लियर? अब नेविगेट आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से पता है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब होती है। क्लियर है? और इसकी नाउन फॉर्म होती है, नेविगेशन होता है आपके। अब अगर मैं कहता हूं अनलेस द रेस्टोरेंट हैव ए नेविगेट वाइन लिस्ट आई डोंट वांट टू ईट हियर। अब यहाँ वाइन एक नाउन है, नेविगेट एक एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है। तो नेविगेट तो गाइज आपके ग्रामेटिकली पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपके, रॉन्ग होता है। ठीक है, फिर मैं बात करूं द गेस्ट वर नॉट अलाउड टू नेविगेट देयर ऑन फूड एंड वर इंस्टेड गिवन स्टैंडर्डाइज मील्स एट द होटल। ठीक है, अब अगर गाइज मैं यहाँ आप लोगों से बात करूं तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं यहाँ सबसे पहले देखूंगा कि गेस्ट जो होते हैं उनको अलाउ नहीं किया गया टू नेविगेट देयर ओन फूड। तो फूड को किस तरह से नेविगेट किया जा सकता है, तो ग्रामेटिकल तो अगर मैं बात करूं तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, राइट है, लेकिन कॉन्टेक्चुअली सेंस नहीं निकल कर आ रहा, तो ये भी क्या होता है गाइज हमारा यहाँ पर रॉन्ग होता है। फिर हमारे से सी बोलता है द अमेरिकन किचन आर मच मोर नेविगेट। अब मच मोर जो होते हैं ये तो किसी ना किसी एडजेक्टिव के पहले आते हैं, जबकि नेविगेट आपके क्या हो रही है, वर्ब हो रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर ये क्या होता है गाइज, आपके नाउन फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म रॉन्ग होती है, तो सेंटेंस भी रॉन्ग होता है। फिर डी कहता है द रोबोट राइड्स द एलिवेटर एंड नेविगेटिंग। तो रोबोट क्या करता है, एलिवेटर पे राइड करता है और हॉलवेज को नेविगेट करता है, तो सेंस तो बन रहा है कि नेविगेट आएगा। लेकिन जब यहां रोबोट के साथ अगर राइड्स आ रहा है तो एंड के बाद आने वाली जो भी वर्ब होती है उसका रिलेशन अपने पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा, तो रोबोट ही तो नेविगेट करेगा। तो ये इससे पता लगता है कि यार नेविगेटिंग नहीं होकर यहाँ वर्ब की फॉर्म क्या आनी चाहिए, आपके नेविगेट्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नेविगेट। तो यहाँ भी ये क्या होता है गाइज, कॉन्टेक्चुअली राइट है लेकिन ग्रामेटिकल रॉन्ग है। तो चारों के अंदर या आपके नेविगेट की फॉर्म सही नहीं बन पा रही, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ई, जो कि है नन ऑफ दी अबव। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा। हम्म, अब यहां अगर मैं बात करूं तो यहां सेंस के अकॉर्डिंग आप टू नेविगेट नहीं करके टू ऑर्डर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, टू ऑर्डर। द गेस्ट वर नॉट अलाउड टू ऑर्डर देयर ऑन फूड एंड वन इंस्टेड गिवन स्टैंडर्डाइज्ड मील्स एट द होटल। खुद का फूड ऑर्डर नहीं कर सकते, वो इस चीज के लिए उन्हें अलाउ नहीं किया गया। अगला देखते हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड से सिक्स की डायरेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मिक्स क्विज है तो इसमें मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन दूंगा, जिसके अंदर आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं, एरर स्पॉटिंग भी हो सकती है, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, कॉलम मैचिंग भी है, पैरा जंबल, सब तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। थर्ड से सिक्स की डायरेक्शन है इन द गिवन क्वेश्चन अ स्टेटमेंट विद अ ब्लैंक हैज बीन गिवन। ठीक है, आपको नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक स्टेटमेंट दिया है जो कि क्या है, बीच में आपके ब्लैंक है मामला, followed by three words out of which more than one can complete the sentence grammatically and contextually। नीचे आपको तीन वर्ड ऑप्शन में दिए हुए जिनमें से कोई एक वर्ड या ज्यादा जो वर्ड है वो क्या कर सकते हैं, इस फिल इन द ब्लैंक को फिल करने में यूज किया जा सकता है, और वो ग्रामेटिकल भी होना चाहिए और कॉन्टेक्चुअली भी राइट होना चाहिए। फाइंड द वर्ड, और एस लगने का मतलब है ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, विच कैन फिल द ब्लैंक एंड चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंगली। ठीक है,
तो इन वर्ड्स में से आपको फाइंड करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अब ये फर्स्ट आपको कहता है, अच्छे से समझना, पूरा समझाऊंगा डिटेल। ये कहता है डिप्लोमेट हु हेल्प टू ब्रिंग पीस। एक जो डिप्लोमेट था, डिप्लोमेट होते हैं राजनयिक जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिप्लोमेट। उसने मदद करी टू ब्रिंग पीस, क्या लाने के लिए, शांति लाने के लिए, बिटवीन टू स्टेट्स। अब गाइस शांति जो है, ये कह रहा है कि डिप्लोमेट ने मदद की, किस चीज के अंदर मदद की, शांति लाने के लिए। तो शांति कहां लाई जाती है, जब दो स्टेट के बीच में पहले से क्या हो, लड़ाई चल रही हो, ठीक है। जैसे अभी आपके इजराइल वाला जो मैटर चल रहा है, तो वहां पर ही अमेरिका समझौता कर रहा, अमेरिका बीच में आ रहा है, और भी कंट्रीज बीच में आ रही है कि इनके बीच शांति हो। तो इससे पता लगता है कि कंडीशन क्या है, पहले से उग्र है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर उग्र के लिए आपके कौन कौन से वर्ड है, तो वर्ड होता है गाइज बेलिजरेंट। आप याद करो, ये वोकैब मैंने कराई थी आपको, बेलिगोज, ठीक है। बिल्ली को सब कोसते हैं, कंप्लीट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या निकल कर आता है, लड़ाकू, उग्र। उसके तौर पर किसका यूज करते हैं हम, बेलिजरेंट करते हैं। उसके तौर पर हम किसका यूज करते हैं, हॉस्टाइल वर्ड का यूज किया जाता है। अब बात आती है कि ऐसी कंडीशन में आपकी वोकैब की जो पावर है, वर्ड पावर जितनी सॉलिड होगी, उतना आप अच्छे से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अरे ये बात आपको अच्छे खासे तरीके से, ठीक है। और एक होता है आपके इम्पेटुअस। ये जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज में जल्दबाजी करना, क्विकली अगर कोई चीज डन की जाती है। या इसका मतलब होता है अविवेक, जिसके अंदर विवेक नहीं हो, धैर्य नहीं हो, ऐसे को क्या बोला जाता है गाइस, आपके इम्पेटुअस कहा जाता है। तो यहां पता लगता है कि डिप्लोमेट ने क्या करी, मदद करी, किस चीज के अंदर, दो उग्र या लड़ाकू या जिनके बीच युद्ध चल रहा था, ऐसे दो स्टेट्स के बीच में शांति लाने के लिए, बाय मीडिएटिंग बिटवीन देम माइट बी पर्टिकुलरली विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। तो ऐसे को क्या करना चाहिए, अच्छे खासे तरीके से सम्मानित किया जाना चाहिए ऐसे डिप्लोमेट को। तो स्टेट्स कैसे गाइज, आपके बेलिजरेंट और हॉस्टाइल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से। तो ए और बी, मैं बात करूं फर्स्ट और सेकंड किस में आता है आपके गाइज, ई में। तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ रुकिए, अभी रुकिए, अभी इसका जो है आप लोगों को मैं इंग्लिश में इसके और मीन भी बता देता हूं, जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के सामने वीडियो जो है बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को डिस्क्राइब कर सकूं, ताकि चीजें आप लोग एग्जाम में आपको मिले। तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो ऑब्वियसली सी बात है, अपना नाम भी अपने आप होगा, ठीक है। तो मैं वही चीज, आई जस्ट बिलीव इन क्वालिटी, आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी। जरूर नहीं है मेरे पास 50 बच्चे हो, 20 बच्चे ही है, लेकिन उनको चीजें जो है क्वालिटी वाली देना चाहता हूं, ताकि जब वो सिलेक्शन ले तो वो खुद अपने आप बताए कि सिलेक्शन लेने के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत करी और उनके टीचर ने कितनी मेहनत करी है। तो गाइज यहाँ पर तीनों वर्ड का आपके सामने मीन है, ठीक है। बेलिजरेंट होता है एग्रेसिव और अनफ्रेंडली, हिंदी में हम इसको क्या कह सकते हैं, उग्र कह सकते हैं, ठीक है। हॉस्टाइल का भी सेम मतलब होता है, शोइंग और फीलिंग अपोजिशन, किसी भी चीज के अगर आप खिलाफ खड़े हो जाओ, ठीक है, उग्र हो जाओ, परिस्थिति ऐसे हो जाए, गुस्सा आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉस्टाइल। इम्पेटियस वर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थॉट और केयर, बिना सोचे समझे या बिना केयर के अगर आप कोई भी चीज को तुरंत कर देते हो, जल्दबाजी दिखाते हो, अविवेक के साथ चीजें करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है, आपके इम्पेटियस कहा जाता है। समझ आया तो डन कीजिए अब, और डाउट हो तो पूछिएगा। और इन के जो मीन है, इनको आप नोटबुक में नोट डाउन जरूर करिएगा, ओके। अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है द मैसेक्र हैज लैप्ड। ये होता है गाइज, आपके मैसेक्र वर्ड का मतलब होता है नरसंहार, ठीक है। अरे ये बात समझ में, एक तरह की साइड होती है ये, जिसके अंदर लोगों को मारा जाता है। हैज लेफ्ट एन स्टेन, स्टेन यानी क्या होता है, दाग, धब्बा, क्लियर। उसके तौर पर आपके किसका यूज किया जाता है गाइज, आपके स्टेन वर्ड का आपके यूज किया जाता है, क्लियर। ऑन द नेम ऑफ क्लैन कैंपबेल, क्लैन कैंपबेल के नाम पर, ठीक है, क्या किया गया, नरसंहार किया गया, जिसने कि क्या छोड़ दिया, एक तरह से दाग या धब्बा, कैसा दाग जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो ऐसा दाग जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, उसे कहा जाता है गाइज आपके
इंडेलिबल। क्या कहा जाता है उसे? इंडेलिबल। तो इंडेलिबल वर्ड जो होता है इसका हिंदी मतलब होता है गाइज आपके अमिट। ठीक है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे स्टेन के लिए पार्ट ऑफ स्पीच में ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्या निकल कर आ रहा है, एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज लिया जा रहा है। तो इंडेलिबल स्टेन का मतलब होगा अमिट दाग को क्या बोला जाएगा आपके? इंडेलिबल। ठीक है, मतलब नॉट एबल टू बी फॉरगेटन, जिसको फॉरगेट नहीं किया जा सकता, भूला नहीं जा सकता, उसे बोला जाता है। क्लियर? एल्ट्रिस्टिक वर्ड जो होता है गाइज, इसका हिंदी में मतलब होता है आपके परोपकारी या बेनोवेलेंट को क्या बोला जाता है आपके? एल्ट्रिस्टिक बोला जाता है। और कंसिडरेट होता है जिस चीज को ध्यान में रखा जाए, जिस चीज को ध्यान में रखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? कंसिडरेट कहा जाता है। तो अगर स्टेन की बात करूं तो स्टेन में आंसर सिर्फ क्या निकल कर आएगा? इंडेलिबल। तो अमिट के तौर पर ओनली सेकंड किस में आ रहा है गाइज? आपके बी में। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? बी। बात आती है तीनों वर्ड को डिटेल हम देखते हैं यहां पर। तो वर्ड आपके सामने सबसे पहला एल्ट्रिस्टिक, अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। मतलब अगर आप किसी के दूसरे के वेलफेयर के लिए, भले के लिए अगर डिवोट हो, बहुत ज्यादा आप उसमें डूबे हुए हो, या कोई बिना स्वार्थ के आप उस चीज के बारे में कंसर्न कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे इंसान होगे? परोपकारी होगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बेनोवेलेंट जो होता है उसके तौर पर इसको यूज लिया जाता है। इंडेलिबल मैंने अभी अभी बताया, नॉट एबल टू बी फॉरगटन, जिस चीज को भुलाया नहीं जा सके, जिस चीज को मिटाया नहीं जा सके, उस अमिट को क्या कहा जाता है आपके? इंडेलिबल कहा जाता है। और कंसिडरेट, शोइंग केयरफुल थॉट, किसी भी चीज के लिए केयरफुल थॉट जो होती है उसको शो करने को क्या बोला जाता है आपके? कंसिडरेट बोला जाता है, जिस चीज को कंसिडर किया जा सके, ध्यान में लाया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो अच्छे से समझ आ गया होगा, तो डन करिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जितने भी मीन बता रहा हूं ना आप लोगों को, इनके ये सारे वर्ड्स के आपको मीन गाइज लर्न रहने चाहिए। इनको सीखो, जितना ज्यादा आप इनको लर्न करोगे तो आप गारंटी के साथ कह रहा हूं ये सारी चीजें से इंडेलिबल स्टेन याद रखो। मतलब अमिट दाग या अमिट धब्बे को क्या बोला जाता है गाइज? आपके इंडेलिबल स्टेन कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? 5 ये कहता है इश्यू फॉर द कंट्री इज। क्लियर? इस कंट्री के लिए जो एक इश्यू है, अब कैसा इश्यू है वो हम यहां पर देखेंगे। दैट द एलिमेंट्स दैट प्रोपेल्ड ग्रोथ, वो तत्व जिन्होंने ग्रोथ जो थी उसको प्रोपेल किया, गति दी एक तरह से। अरे ये बात समझ में है। एंड वाइडन इंडियाज मिडिल क्लास, और इंडिया के मिडिल क्लास को वाइडन किया, फैलाया। ठीक है, आर लॉजिंग मोमेंटम, ये चीजें क्या कर रही है? अब इस गति को खो रही है। कंप्लीट। तो ये कैसा मुद्दा हुआ? अहम मुद्दा हुआ, गंभीर मुद्दा हुआ। ऐसी कंडीशन के अंदर ही तो इस इश्यू को बोलेंगे ना, क्योंकि लॉजिंग मोमेंट हो गया, आपके मोमेंटम हो गया एक तरह से। तो ऐसी कंडीशन में गाइस सबसे पहला मैं अगर बात करूं, रेडिकल वर्ड, रेडिकल वर्ड जो होता है गाइज ये होता है एक अहम के तौर पर यूज लिया जाता है। जैसे कभी भी अगर मैं करता हूं रेडिकल इश्यू, तो इसका मतलब, और इसका अनदर मीन और ध्यान रखना है आपको, उग्र के तौर पर। जैसे रेडिकल ग्रुप्स होते हैं, दंगई ग्रुप होते हैं, उग्रता जहां पर होती है उसे क्या बोला जाता है गाइज? आपके रेडिकल के तौर पर आपके यूज लिया जाता है। कंप्लीट। इसी तरह से अगर साथ ही साथ जिस चीज के अंदर सुधारवाद की नीति होती है, इसकी सुधारवाद, तो उसे भी क्या बोला जाता है? रेडिकल इश्यू। तो मतलब जम रहा है ये यहाँ पर। सेकंड है गाइज आपके प्रेसिंग इश्यू। बहुत अच्छे से सुनना, प्रेसिंग वर्ड आपने नहीं सुना होगा जनरली, लेकिन जब कभी भी प्रेसिंग वर्ड अगर इश्यू के साथ आता है तो ये किसके तौर पर आता है? वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू के तौर पर या अहम मुद्दे के तौर पर इसका यूज किया जाता है। और थर्ड होता है गाइज आपके ड्रेस्टिक। ड्रेस्टिक इश्यू होता है गंभीर मुद्दा। देखिए, इश्यू मतलब क्या होता है? आपके मुद्दा। और ड्रेस्टिक इश्यू यानी क्या होगा? गंभीर मुद्दा। प्रेसिंग इश्यू यानी क्या होता है? अहम मुद्दा। और रेडिकल इश्यू यानी क्या होता है? सेम अहम मुद्दा या ऐसे मुद्दे जिनमें सुधार की जरूरत होती है, सुधारवाद के तौर पर, उसे बोला जाता है। तो रेडिकल का अनदर मीन एक तो सुधारवाद हो गया, एक क्या हो गया गाइज आपके? उग्र के तौर पर इसका यूज किया गया है। क्लियर? ड्रेस्टिक जो होता है, इसके अनदर मीन बता रहा हूं आपको, कोई भी चीज प्रचंड होती है, असरदार होती है, ठीक है, उसे अभी क्या बोला जाता है? आपके ड्रेस्टिक।
तो इशू के साथ ये तीनों जम रहे हैं, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, डी होगा, मतलब ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। समझ आया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा। और इन सब के हम मीन देखते हैं कि इनके मीन क्या क्या होते हैं आपके, तो देखिएगा। ओके, ये देखिए सबसे पहला है आप लोगों के पास रेडिकल। इसका मतलब होता है रेडिकल का बिलीविंग और एक्सप्रेसिंग द बिलीफ, उस बिलीफ को, ठीक है, या तो बिलीव करना, एक्सप्रेस करना दैट देयर शुड बी ग्रेट और एक्सट्रीम सोशल और पॉलिटिकल चेंज, जिसके अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर कोई भी सोशल या पॉलिटिकल चेंज किया जाना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल। इशू के सेंस में, ये ध्यान रखना, ये सब किसके सेंस में, इशू के सेंस में। प्रेसिंग इशू होता है रिक्वायरिंग क्विक और इमीडिएट एक्शन और अटेंशन, किसी भी चीज पे या किसी भी इशू पर अगर तुरंत एक्शन लेने की, अटेंशन लेने की, ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है, तो उसे बोला जाता है आपके प्रेसिंग। और ड्रेस्टिक जो होता है लाइकली टू हैव अ स्ट्रांग और फार रीचिंग इफेक्ट, ऐसे इशू, ठीक है, जो ड्रेस्टिक इशू तब बनते हैं जब उसके कोई भी दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं, प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, आपके ड्रेस्टिक बोला जाता है। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में करिएगा, मैं हर बच्चों के कमेंट के आंसर देता हूँ, आपने अच्छे से, आपको पता होगा ये चीज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है सी बिलीव्स, वो बिलीव करती है दैट टर्की इज रिफ्यूजल टू लेट द डिसेबिलिटी, इट्स डिसेबिलिटी। और टर्की का जो रिफ्यूजल है किस चीज के लिए, अपनी जो एक तरफ से डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो कि उसे क्या कर रही है, उसे वो क्या कर रही है, स्टेब्लिश। तो डिसेबिलिटी आपके स्टेब्लिश नहीं कर सकती, बाइंड कर रही है बिल्कुल। वो डिसेबिलिटी जो है, ऐसी डिसेबिलिटी जो उसको क्या कर रही है, एक तरह से बाइंड कर रही है, कंप्लीट है, उसको उसने क्या कर दिया, रिफ्यूजल कर दिया। ऐसी डिसेबिलिटी जो उसको डिफाइन कर रही है, उसने उसे क्या कर दिया, रिफ्यूजल कर दिया। हैज गिवन पीपल, और इसी चीज ने, जो उसने रिफ्यूजल किया है ऐसी डिसेबिलिटी को, उसने लोगों को दिया है, क्या दिया है, बोथ एन इंस्पिरेशन एंड एन एस्केप। क्या क्या, दोनों चीजें, कोई इंस्पिरेशन भी दी है और साथ ही साथ एक एस्केप कंडीशन भी दी है। तो इससे पता लगता है गाइज कि रिफ्यूजल टू लेट इट्स डिसेबिलिटी बाइंड हिम और डिफाइन हिम, तो दोनों निकल कर आते हैं, एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो आप लोगों का आंसर जो है वो सेकंड एंड थर्ड में क्या निकल कर आ रहा है, आपके बी निकल कर आ रहा है। और इसमें जो वर्ड्स है, ये नॉर्मल वर्ड्स है। बाइंड का मतलब होता है बांध लेना, डिफाइन का मतलब चीजों को एक्सप्लेन करना, ठीक है, एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करने को बोला जाता है। तो इसका हम अनदर मीन नहीं देखेंगे। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा, किसी भी तरह से छोटा सा भी डाउट हो पूछिएगा। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके लिए वापस से डायरेक्शन चेंज है, 7 और 8 के लिए अच्छे समझना, क्योंकि मिक्स क्विज है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वर्ड इज गिवन, एक वर्ड उसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है, विच हैज बीन यूज्ड इन द 3 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इस वर्ड का जो यूज है नीचे 3 स्टेटमेंट में आप लोगों के सामने किया गया है। क्लियर है, ये यहाँ आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है या ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, इन विच द वर्ड फिट्स कॉन्टेक्चुअली टू कन्वे लॉजिकल मीनिंग, जिसके अंदर ये जो वर्ड है कॉन्टेक्चुअली क्या करे, मीन को कन्वे करे। मतलब ग्रामर का मामला नहीं है यहाँ पर, मीन बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पहला वर्ड जो है गाइज आपके नंबर 7 के लिए वो है कॉन्फ्लिक्ट। क्या है वो वर्ड, कॉन्फ्लिक्ट। अब सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में इसका मतलब होता है द्वंद्व या संघर्ष। जब दो लोगों के बीच कोई संघर्ष हो, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, आपके कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर सेंस निकल रहा है या नहीं निकल रहा। पहला सेंटेंस है द ट्रबल वॉज सून कॉम्प्लिकेटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट विद द मदर कंट्री, ठीक है, मातृत्व देश के साथ जो संघर्ष चल रहा है उससे ट्रबल जल्दी ही क्या हो गया था, कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट सेंस में अपनी जगह यहाँ दे रहा है। सेकेंड बोलता है reports conflicted on how much of the aid was reaching the famine victims, ठीक है, famine यानी होता है अकाल, और victim यानी होता है पीड़ित। अकाल पीड़ित तक कितनी सहायता पहुंचाई जा रही थी, ठीक है, रिपोर्ट्स ने उन चीजों को क्या कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट कर दिया। अरे ये बात समझ में कंप्लीट है, जिसमें रिपोर्ट्स जो होती है अलग अलग जो रिपोर्ट मिली उनमें द्वंद हो गया एक तरह से। तो यहाँ भी क्या हो रहा है गाइज, आपके रिपोर्ट्स कॉन्फ्लिक्टेड हो गई, मतलब सेंस बन रहा है। थर्ड कहता है द कॉन्फ्लिक्ट विच फॉलोड बिटवीन द
पेनिसिल्वानिया एंड द कनेक्टिकट सेटलर्स। ठीक है भाई, किन किन के बीच पेनिसिल्वानिया और कनेक्टिकट सेटलर्स जो थे, ठीक है, शरणार्थी जो थे, उनके बीच जो एक तरह से द्वंद्व था, संघर्ष था, इज नॉन एज द फर्स्ट पेनामाइट यानी वॉर। वो पहली बार किसके तौर पर जाना गया, एक तरह से पेनामाइट यानी युद्ध के तौर पर वो चीज क्या करी गई, आपके जानी गई। अरे ये बात समझ में क्लियर। तो यहाँ भी ये क्या है कि दो लोगों के, दो चीजों के बीच में जो संघर्ष निकल कर आया है, तो यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट आपके किसका सेंस दे रहा है भाई, संघर्ष का सेंस दे रहा है। तो इससे पता लगता है कि आप लोगों का आंसर क्या होगा, डी, मतलब ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों में आपके ये सेंटेंस में सेंस जम रहा है। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वर्ड है प्रपोजल, और तीन जगह आपके प्रपोजल आया है, यहां है, यहां है और यहां है। तीनों में सेंस देखेंगे। सबसे पहला है, देयर हैज बीन एन एंग्री रिएक्शन टू द गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को रिड्यूस करने के लिए जो गवर्नमेंट का जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, उस पर कैसा रिएक्शन है, एंग्री रिएक्शन है। तो यहां पर गवर्नमेंट के प्रपोजल के सेंस में राइट होता है। ये कहता है द मेंबर्स एग्रीड दैट द प्रपोजल शुड बी रिजेक्टेड। मेंबर्स एग्री थे इस चीज पे कि प्रपोजल या प्रस्ताव जो है उसको क्या किया जाना चाहिए, रिजेक्ट किया जाना चाहिए। मतलब सेकंड में भी लॉजिकल मीन देता है, कॉन्टेक्चुअली राइट होता है। थर्ड कहता है द प्रेसिडेंट्स प्रपोजल वाज टू टैक्स ए परसेंटेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर हाई इनकम पीपल। कि प्रेसिडेंट का जो आप लोगों के सामने जो प्रपोजल था, क्लियर, किस चीज के लिए, टू टैक्स ए परसेंटेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का जो एक परसेंटेज है उसको टैक्स किया जाए, एक तरह से टू टैक्स वर्क की फॉर्म के तौर पर यूज किया है, कर लगा दिया जाए फॉर हाई इनकम पीपल। किसके लिए, उच्च आय वर्ग के जो लोग होते हैं जिनको अच्छा खासा पैसा मिलता है उनके ऊपर। तो यहाँ भी गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का क्या है, प्रपोजल की बात हो रही है। तो सेंस किस में निकल कर आ रहा है, प्रस्ताव। मतलब तीनों जगह ये आपके राइट होता है। तो इससे पता लगता है गाइज ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपके आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से, छोटा सा भी डाउट हो पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने लिख सकते हो जो भी डाउट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। वापस डायरेक्शन चेंज होती है क्योंकि मिक्स क्विज है। यह कहता है इन द गिवन क्वेश्चन 5 वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड। नीचे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 5 वर्ड आप लोगों के सामने क्या है, बोल्ड है। ठीक है, नंबर्ड है उनका ए बी सी एंड डी, डी एंड ई। द पोजिशंस ऑफ सम हाइलाइटेड वर्ड्स मे बी इनकरेक्ट। ये जो हाइलाइटेड जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इनकी पोजीशन क्या हो सकती है गाइज, आपके इनकरेक्ट हो सकती है, एंड नीड टू बी एक्सचेंज विद अनदर हाइलाइटेड टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। और नीड पड़ेगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग उन अनदर हाइलाइटेड वर्ड्स को आप क्या कर सको, एक्सचेंज कर सको, एक्सचेंज कर सको अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, और सेंटेंस को आप कैसा बना सको, करेक्ट। फाइंड द वर्ड्स दैट नीड टू बी एक्सचेंज। उन वर्ड्स को फाइंड करिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिनको एक्सचेंज करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये कहता है ऑन हिज मॉर्निंग रन नेक्स्ट कंप्लीट। तो एक तो यहां निकल कर आता है द एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है किनारा। क्या होता है, किनारा। वर्ड का मीन पता लगेगा तब आप लोगों को चीजें पता लगेगी, क्योंकि बैंक आ रहा है तो बैंक किनारा होता है, नदी के किनारे को बोला जाता है। एडम नीडेड ओवर द टास्क दैट स्टिल मर्ड, ठीक है, टू बी कैरिड आउट अलोन। अब मैं यहां पर बात करता हूं उसकी जो सुबह की जो दौड़ थी, किसके किनारे, नदी के किनारे किनारे, ठीक है, एम्बैंकमेंट के किनारे किनारे। तो गाइज यहां पर एक प्रपोजिशन आ रहा है अलोंग, जिसका यूज किया जाता है किसी चीज के सटके या किनारे किनारे चले। तो उससे पता लगता है कि यहां पर इसकी बात हो रही हो तो अलोंग की पोजीशन ए से आपके चेंज होगी। ठीक है, अब ए और ई अपने आप में एक्सचेंज होता हुआ कहां दिख रहा है, तो ए और ई हमारे को दिखता है सिर्फ यहां पर, बाकी ऑप्शन में नहीं है। तो इसी में एक चीज और बोली, बी और डी को भी हम एक बार एक्सचेंज करके देख लेते हैं। तो बी में ये कहता है एडम नीडेड, ठीक है, और यहां पर ये कहता है मल्ट। तो आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से ये चीज पता होगा, ठीक है, कि आपके
मल ओवर होता है, एक फ्रेजल वर्ब होती है, तो थिंक ओवर, किसी भी चीज पर विचार करने को क्या बोला जाता है गाइज, आपके मल ओवर के तौर पर यूज लिया जाता है। तो ओवर यहाँ पर अपनी पोजीशन बना रहा है, तो नीडेड यहाँ नहीं आकर यहाँ आएगा, और ये यहाँ से हटके यहाँ पर इसका यूज किया जाएगा, जो कि होगा आपका मल्ड ओवर। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का आंसर क्या होता है, बी होता है, दैट स्टिल नीडेड टू बी, जिसको अभी भी जरूरत है कैरिड आउट नेक्स्ट, कि उस चीज को अगले स्तर पर लेकर जाया जा सके, और उसे और आगे ले जाने की अभी भी क्या है, हमारे को नीड है, जरूरत है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का आंसर बी होगा। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और बिल ओवर का लिख लीजिएगा टू थिंक ओवर। तो थिंक ओवर को बोला जाता है आपके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, चार्ल्स बूथ आर्ग्यूड, चार्ल्स बूथ ने आर्ग्यू किया, प्रोबेबली करेक्टली, ठीक है, संभवतः वो चीज क्या है, सही भी हो सकती है, तो प्रोबेबली करेक्टली अपनी पोजीशन सही बना रहा है, दैट एल्डरली एज पेंशंस वुड इनकरेज, अब इनकरेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वुड के साथ आ रही है, मतलब अपनी जगह राइट है, चिल्ड्रन टू टेक इन ओल्ड पेरेंट्स, तो पेरेंट्स गाइज कभी भी ओल्ड नहीं होते, हम उनके लिए क्या लगा सकते हैं, एल्डरली, लेकिन एज कैसी होती है आपके, ओल्ड एज हो सकती है, तो यहाँ पर सी का किससे एक्सचेंज है, ई से, जो कि आपके सी में निकल कर आ रहा है, सी और ई, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा गाइस, सी को ई से एक्सचेंज कर दो। तो ये कह रहा है कि चार्ल्स बूथ आर्ग्यू, चार्ल्स बूथ ने आर्ग्यू किया, करेक्ट, प्रोबेबली करेक्टली, शायद ये सही भी है चीज, दैट ओल्ड एज पेंशन, भाई ओल्ड एज पेंशन जो है वुड एनकरेज चिल्ड्रन, वो क्या करेगी, बच्चों को इनकरेज करेगी, टू टेक इन एल्डरली पेरेंट्स, कि वो अपने एल्डरली पेरेंट्स को टेक इन करे, उन पे करे, ध्यान दे। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा। तो ये गाइज आप लोगों के सामने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी इस पूरे के पूरे टेस्ट की, जो आपको अच्छे समझ आ चुकी होगी। इसमें जो वोकेबलरी आई है, जो फ्रेजल वर्ब आई है, जैसे मिल ओवर आई है, टू थिंक ओवर है इसका मेन, तो इन चीज़ों को नोट डाउन करो, इनको लिखिए बहुत अच्छे खासे तरीके से। डाउट हो, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरह से अगर आप लोगों को कोई इंडिविजुअल टॉपिक में प्रॉब्लम हो, पूछना चाहो, तो आप ग्रुप पे मेरे से आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है। या किसी तरह से ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में संवाद नहीं हो सके, क्लियर। सबसे बड़ी समस्या है कि एक बच्चा टीचर से बात नहीं कर पाता ऑनलाइन होने के कारण, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां पर एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप ग्रुप पे अपनी बात रखें, मैं वहां पर हर क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देने के लिए लाइव हूँ। तो सेशन अच्छा लगा हो तो डन कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाए गाइज, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद टू ऑल ऑफ।